न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चले बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। G23 ग्रुप जम्मू के बाद अब अन्य राज्यों में भी करेगा मीटिंग्स। जी हां, ये बड़ी जानकारी है। G23 यानी कि G23 ग्रुप जम्मू के बाद अब अन्य राज्यों में भी करेगा मीटिंग्स। कांग्रेस में एक नई समस्या का बढ़ता दिख रहा दायरा। कांग्रेस में एक नई समस्या किस तरीके से बढ़ रही है वो भी समझिए। G23 जो ग्रुप है वो जम्मू में कल एक सभा की गई थी जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया था। मीटिंग वहां पर हुई थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्य हैं जहां पर G23 ग्रुप मीटिंग्स करेगा और कांग्रेस में इसी के साथ एक नई समस्या का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के नए आलाकमान G23 को लेकर सहमत नहीं। कांग्रेस के नए आलाकमान G23 को लेकर सहमत नहीं है। वहीं G23 की भी कांग्रेस के नए आलाकमान पर चुप्पी है। ऐसे में इंदिरा और सोनिया की तर्ज पर फैसले पर विचार हो रहा है। इंदिरा और सोनिया के फॉर्मूले को लेकर G23 भी सहमत है और साथ ही 5 राज्यों में चुनाव होने, याद रखिएगा 5 राज्यों में चुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस आलाकमान भी चुप्पी साधे हुए है। आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश संगठन ने G23 के लिए बिछाए पलक फावड़े। अब जम्मू में सभा हुई, मीटिंग्स भी हुई, उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। इंदिरा से लेकर तमाम बड़ी बातें कही गई। लेकिन अब चूंकि कहा जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव भी होने हैं और अलग अलग राज्यों में इनकी मीटिंग्स भी होंगी, उसमें किस तरीके का असर दिखाई देगा या फिर ये आलाकमान के लिए किस तरीके से परेशानी का सबब बन सकता है वो भी आप समझिए। हालांकि समझाने की कोशिश, मान मनोबल का दौर भी लगातार जारी है। जब से लेटर बम हुआ था तब से लगातार कोशिश ये कि जो रोटे हुए हैं, जो नाराज हैं आलाकमान से, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए और वो एक बार फिर से अपनी सहमति को मंच से सबके सामने जाहिर करे। लेकिन वैसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। कल जम्मू की तस्वीर आपको याद होगी। गुलाम नबी आजाद जो कि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे और वहां पर तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया और ये बता भी दिया कि अभी भले ही राज्यसभा से छुट्टी उनकी हुई है लेकिन राजनीति अभी उनकी जारी रहेगी। राजनीति से उनकी छुट्टी नहीं हुई है। और राज बब्बर ने भी साफ तौर से कल कहा था कि लगातार कांग्रेस जिस तरीके से अपने भीतर खाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, उससे आगे आने वाले चुनाव में भी इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हालांकि साफ तौर से किसी का नाम नहीं लिया गया लेकिन इशारों में कई वार कर दिए गए। ना फोटो ना बातें फिर भी नारेबाजी। जी हां, हालांकि प्रदेश प्रभारी इन दिनों जुटे हैं समन्वय में और इसलिए हम कह रहे हैं ना फोटो ना बातें फिर भी नारेबाजी में। प्रदेश प्रभारी अजय माकन इन दिनों समन्वय में लगातार जुटे हुए हैं और इस बीच बीते कल के कार्यक्रम से भी सुखद तस्वीर निकलकर सामने आई। आपको याद होगी वो तस्वीर जब एक ही विमान से जाते हुए दिखाई दिए, एक ही विमान से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए सभा के लिए। एक ही मंच, एक ही हेलीकॉप्टर साझा करने की तस्वीर भी सामने आई। एक ही हेलीकॉप्टर पर सभी बैठ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और मंच भी सब लोगों ने साझा की। ये साफ तौर से कोशिश भी की जा रही है कि एकजुटता है राजस्थान कांग्रेस में। जो बार बार ये खबरें आती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है या फिर कांग्रेस में अंदर खाने जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सहमति नहीं दिखाते हैं, राजस्थान कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर एकजुटता का संदेश दिया गया कि पार्टी एकमुश्त है, एकजुट है। और एक मंच पर जब सभी विराजमान हुए, बड़े चेहरे कांग्रेस के जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, तो राहत वाली वो तस्वीरें इसलिए हम कह रहे हैं। हालांकि राजनीतिक नफा नुकसान भविष्य के गर्त में है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वही क्या हकीकत में भी है? क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल चल रहा है राजस्थान कांग्रेस में? इसको लेकर जो तस्वीरें कल आई थी उससे तो यही लग रहा था कि सभी के बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या राजनीतिक नफा नुकसान उठाना पड़ेगा, कोई नुकसान आगे होगा या फिर नहीं होगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वैसी ही सुखद तस्वीरें आगे भी आएंगी या फिर सुखद राजनीति, सुखद सियासी तस्वीर आगे भी आएंगी, इस पर लगातार सभी की निगाहें हैं। जो दावा कांग्रेस भी कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके इतर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस में अभी भी कुछ ठीक नहीं है। जो पहले समस्याएं आई थी वो समस्याएं आगे भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी भी जो नाराज नेता थे कांग्रेस के वो नाराज ही हैं। उनको मनाने में हाईकमान भी सफल नहीं हो पाया या फिर वो अभी तक मानने को राजी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो इसीलिए हम कह रहे हैं सुखद है, सुखद एहसास कराने वाली है राजनीतिक लिहाज से राजस्थान के लिए। आखिरकार मोदी के जाल में फंस गई दीदी। जी हां, आखिरकार मोदी के जाल में फंस गई दीदी। पीएम ने एक रैली में चुनाव घोषणा की, फेंकी थी गुगली। आपको याद होगी लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री मोदी खुद पश्चिम बंगाल का कर रहे हैं और एक रैली में चुनाव घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने गुगली फेंकी कि 7 मार्च तक चुनाव घोषणा का छोड़ दिया था शगुफा और साथ ही लेकिन चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को ही चुनाव
की कर दी घोषणा। अब भाजपा के सियासी दांव में ममता दीदी जो है वो उलझी हुई दिखाई दे रही है। 7 मार्च तक के लिए ऐलान कर दिया गया था कि अलग अलग हिस्सों में दीदी जाएंगी, वहाँ पर जनसभाएं भी होंगी, लोगों को वो अपने संपर्क में लेने की कोशिश भी करेंगी, लोगों को रिझाने की कोशिश होगी टीएमसी की तरफ से। लेकिन अब चूंकि ये बड़ी तस्वीर सामने उभर कर आई कि 26 फरवरी को ही चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसके बाद अब चुनाव के सियासी दांव ममता दीदी किस तरीके से उलझ रही है वो भी आप समझिए। चुनाव घोषणा होते ही दीदी की घोषणाओं पर ब्रेक लग गया है। अब जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि दीदी की घोषणाओं पर ब्रेक लग गया है और लगातार वहाँ पर एक के बाद एक वो टीएमसी के तमाम बड़े चेहरे हों, बड़े लीडर्स हों, खुद ममता दीदी ने मोर्चा संभाला हुआ है टीएमसी का। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो इस बार लगातार ये कह रही है कि बंगाल में परिवर्तन होगा। अब किस तरीके का परिवर्तन वहाँ पर होता है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी पैठ को मजबूत करती है वो आने वाला चुनाव साफ करेगा। लेकिन उसके इतर जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है तो उसके बाद अब एक बार फिर से जोर आजमाइश दोनों की तरफ से, खासतौर से हालांकि कई पार्टियां हैं वहां पर जो कोशिश में है, जो जुगत में है कि उनको भी थोड़ी सी जगह वहां पर मिले। लेकिन बहरहाल जो चुनावी जंग देखने को मिल रही है वो भाजपा और टीएमसी के बीच में है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीएम ने जो गुगली फेंकी उसमें दीदी किस तरीके से फंस रही है वो भी आपको समझना होगा। 7 मार्च तक सभाओं के लिए उन्होंने कहा था कि प्रचार प्रसार वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ही 26 फरवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अब इस ऐलान के बाद किस तरीके से युद्ध स्तर पर वहां पर चुनावी सभाएं होती हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दीदी के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अपनी सरकार को बचाना है, टीएमसी को बचाना है और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि टीएमसी को वहां से खिसका के बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर विराजमान करना है। और इसीलिए भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी वहां पर लगातार की जा रही है, वो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हों या फिर टीएमसी की तरफ से खुद ममता बनर्जी हो। पंचायत चुनाव जीत से पंजाब कांग्रेस को मिला ऑक्सीजन। जी हां, पंचायत चुनाव में जीत और उसके बाद पंजाब कांग्रेस को किस तरीके से ऑक्सीजन मिला है ये पूरी खबर आपको समझनी होगी। लेकिन फिर भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कई रोड़े हैं। पंचायत चुनाव में जीत और उसके बाद ऑक्सीजन तो मिला कांग्रेस को, जीवन दान मिला एक तरीके से पंजाब कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कई रोड़े हैं राह में। रूठे नवजोत सिंह सिद्धू को मनाना पार्टी के लिए बड़ा टास्क है। अब नवजोत सिंह सिद्धू जो लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं पार्टी से, उनको किस तरीके से मनाया जाता है, या फिर वो मानेंगे भी या फिर नहीं मानेंगे। वक्त वक्त पर कई बैठकें भी होती हैं, डिनर भी एक साथ में कई बार बड़े लीडर्स नवजोत सिद्धू के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। कोशिश होती है कि वो मान जाए, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं इसमें बाधा बन रही हैं या फिर असल में वजह क्या है जिसकी वजह से सिद्धू नाराज चल रहे हैं, ये भी पार्टी अलकमान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पार्टी अलकमान ने पंजाब प्रभारी वरिष्ठ नेता हरीश रावत को कमान सौंपी है। अब अलकमान ने ये जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी है हरीश रावत की तरफ, जो प्रभारी भी हैं, वरिष्ठ लीडर्स भी हैं, वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अब आपको ही देखना है, आपको ही सिद्धू को मनाना है। ऐसे में हरीश रावत ने चंडीगढ़ जाकर सिद्धू से की सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा। अब खबर ये कि हरीश रावत अलकमान का जो निर्देश मिला उसके बाद सीधे चंडीगढ़ पहुंचे, वहां पर जाकर सिद्धू से मुलाकात भी की, अलग अलग मसलों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। अब क्या मानते हैं सिद्धू या फिर नहीं मानते हैं, अभी भी नाराजगी उनकी वैसी है या फिर वो दूर हो पाती है, इस पर लगातार नजर रहेगी, क्योंकि पुरजोर कोशिश अलकमान की तरफ से की जा रही है। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये धनिया हाड़ौती अंचल के किसानों के लिए हरा सोना साबित हो सकता है। धनिया हो, लहसुन हो, मिर्ची हो और जो भी मसाला के साथ साथ अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, हम उस सब की किसान की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि ये सब खाद, बीज ये ठीक से उपलब्ध रहें, बेहतरीन क्वालिटी के उपलब्ध रहें। उसके साथ हमारे इलाके की मिट्टी अच्छी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोसेस यूनिट भी लगे। प्रोसेस यूनिट लगेगी तो निश्चित रूप से किसानों को उनकी उत्पादक करी हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का रेट ठीक मिल पाएगा। इसलिए उस दिशा के अंदर भी काम करने का प्रोसेसिंग यूनिट कोटा में लग सकती है सर, लगने की संभावना अभी बहुत संभावना है। अभी रामगंज मंडी में एक मसाला पार्क है, मेरे आज एक्सपर्टों से चर्चा हुई है कि वहाँ पर जो कुछ भी खाली प्लॉट पड़े हैं वो मसाला पार्क में लगाएं। और भी हम इलाके को डेवलप करेंगे, क्योंकि हाड़ौती एग्रीकल्चर उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र है। तो गृह क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वहां पर बृहद धनिया सेमिनार का उन्होंने उद्घाटन किया, उसी को लेकर जानकारी वो साझा भी कर रहे थे। बृहद धनिया सेमिनार में बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला
क्या कुछ बड़ी बातें कही। मसाला उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है और धनिया भी एक ऐसी नकदी फसल है जिससे उत्पादन में हम काफ़ी आगे हैं, जिसके उत्पादन को लेकर लगातार जोर भी दिया जा रहा है। धनिया उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, दूसरा नंबर है, जो कि राहत वाली खबर है। जबकि कोटा संभाग राजस्थान में सबसे अधिक धनिया उत्पादित करने वाला संभाग है और संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। और इसी दरमियान आज कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। वहीं की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। क्या बड़ी बातें कही वो भी हमने आपको सुना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर किस राह जाएगा किसान आंदोलन? जी आखिर किस राह जाने वाला है किसान आंदोलन? केंद्र क्यों नहीं कर रहा किसानों से बातचीत? आखिर अब ये हल कैसे निकलेगा? रास्ता किस ओर बढ़ रहा है किसान आंदोलन का? इसको लेकर हर देशवासी के भीतर कई सवाल हैं और सवाल ये भी है कि आखिर केंद्र की सरकार अपनी तरफ से बातचीत के लिए कोई पेशकश क्यों नहीं कर रही है, कोई हल क्यों नहीं निकाल पा रही है? शायद अब भाजपा का फोकस 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर केंद्रित है। अब साफ तौर से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर भले ही किसान अलग अलग बॉर्डर पर डटे रहे तो इससे क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। खासतौर से फोकस उन राज्यों में है, वो केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या पुडुचेरी हो, वहां पर चुनाव, और इसीलिए खास फोकस तमाम बड़े लीडर का कांग्रेस बीजेपी के वहीं पर नजर है। वैसे भी अब किसान आंदोलन की कमान टिकैत बंधुओं ने संभाली है और वैसे भी अब किसान आंदोलन की जो पूरी कमान है वो टिकैत बंधुओं ने किस तरीके से संभाली है वो तस्वीरें भी पिछले दिनों आपने देखी थी। दूसरी ओर अधिकांश किसानों को अब फसल कटाई की सता रही है चिंता। अब धीरे धीरे जो भीड़ है अलग अलग बॉर्डर्स में वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि अधिकांश जो किसान हैं जो अलग अलग बॉर्डर पर टीकरी, सिंघू, गाजियाबाद, गाजीपुर बॉर्डर या फिर शाहजहाँपुर बॉर्डर जो भी वहाँ पर डटे हुए थे किसान, सभी को चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि अब फसल कटाई का वक्त भी आ रहा है। और अधिकतर किसानों की एक ही राय, उनका तो सरकार केवल खेती किसानी से, संसद मार्च या चुनाव प्रचार से हमें कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर से सभी किसान जो अलग अलग बॉर्डर्स पर हैं उनका कहना यही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनका जो मतलब है या फिर जो उनको किसी से काम है तो वो अपनी फसल से है, अपनी खेती से है। बाकी सरकार किसी भी तरीके से उन काले कानूनों को वापस लें, हमें उससे मतलब है। कोई मार्च चल रहा है, संसद मार्च हो, चुनाव प्रचार से हमें कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार को लेकर भी वो कह रहे हैं कि चुनाव भले ही अलग अलग राज्यों में अपने आप हों, चुनाव प्रचार युद्ध स्तर पर भले ही चल रहे हों, लेकिन उनको अपने खेती किसानी से मतलब है। सरकार उसके लिए कोई हल निकाले, लेकिन फिर भी आंदोलन को नैतिक और भावनात्मक समर्थन में हो रहा इजाफा। अब भीड़ भले ही कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो नैतिक और भावनात्मक समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है किसानों के लिए। ऐसे में सरकार भी मौके की नजाकत को भांपते हुए कर रही तैयारी। अब ऐसे में साफ तौर से कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हैं उन चुनावों में कोई नफा नुकसान पार्टी को ना उठाना पड़े या फिर केंद्र सरकार को उसका खामियाजा ना उठाना पड़े, इसके लिए भी अपने स्तर पर अंदर खाने बातचीत चल रही है। मंथन बीजेपी के भीतर चल भी रही है। अब जो नजाकत है वक्त का उसको भांपते हुए अब सरकार क्या तैयारी कर रही है या फिर आने वाले वक्त में क्या कदम उठाती है उस पर लगातार नजर। और अब सरकार किसानों से बातचीत के लिए राजनाथ सिंह को सौंप सकती है कमान। अब जानकारी ये भी मिल रही है कि हो सकता है अब जो बातचीत का जिम्मा है वो राजनाथ सिंह को सौंप सकती है केंद्र की सरकार। अब उसके बाद निगाहें और भी हो जाएंगी, क्योंकि खुद को किसान नेता अक्सर राजनाथ सिंह कहते भी आए हैं। और चूंकि अब जब किसानों से बातचीत की पेशकश वो खुद करेंगे या फिर किसानों से बातचीत राजनाथ सिंह खुद करेंगे, तो फिर क्या कोई हल निकल पाएगा क्या? क्योंकि पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, पहले भी कई वार्ता हुई, पहले भी कई बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। अब क्या होगा इसको लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या झारखंड सरकार में सब कुछ नहीं ऑल इज वेल? ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। क्या झारखंड सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या यहाँ भी ऑपरेशन लोटस की है आहट? अब ये सुगबुगाहट भी यहाँ पर तेज हो गई है। क्या झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जो गठबंधन की सरकार वहाँ पर चल रही है, क्या वो ऑल इज वेल नहीं है? अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या वहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी है? आहट वहाँ पर सुनाई दे रही है। झारखंड कांग्रेस में दो फाड़ के हो रहे हर मुमकिन प्रयास, लेकिन यहाँ कांग्रेस विधायकों को तोड़ना आसान नहीं है। अब झारखंड में भी झारखंड कांग्रेस में तोड़ मरोड़ की कोशिश लगातार हो रही है। कोशिश की जा रही है किस तरीके से फूट वहां पर पड़े कांग्रेस में, लेकिन विधायकों को वहां पर तोड़ पाना आसान नहीं होगा। इतना भी आसान नहीं है जितना बीजेपी के लीडर्स ही मान रहे हैं। वैसे भी अगर कांग्रेस नेता अलग गुट बनाते हैं तो नहीं होंगे सफल। अगर
कांग्रेस नेता अलग गुट बनाते हैं तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से नहीं मिलेगी इजाजत। और झारखंड में जोड़ तोड़ के किसी भी प्रयास को नहीं मिल सकता बल। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां पर झारखंड में तोड़ मोड़ के या फिर जोड़ तोड़ के जो कोई भी प्रयास वहां पर किए जाने हैं या फिर किए भी जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से लंबे वक्त से, जब से सरकार बनी है तब से लगातार बार बार एक बात कही जा रही है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, आरजेडी की तरफ से हो, जो सरकार में वहां पर है वो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि सरकार वहां पर भले ही उनकी बनी हो, लेकिन बीजेपी की कोशिशें शुरुआत से ही चल रही हैं। लगातार कोशिश बीजेपी ये कर रही है कि वहां पर भी किस तरीके से सेंधमारी हो या फिर ऑपरेशन लोटस को सफल बनाया जाए, लेकिन जो तस्वीर वहां पर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, इसलिए सवाल भी हमने किया कि क्या झारखंड सरकार में जो कांग्रेस की भागीदारी है उसमें कुछ लीडर्स नाखुश चल रहे हैं क्या, या फिर हो सकता है जोड़ तोड़ की कोशिश जो वहां पर की जा रही है उसको लेकर भी जानकारी कांग्रेस को है, और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल है वहां की सरकार में, या फिर कुछ गड़बड़ इस वक्त चल रहा है। क्या झारखंड सरकार पर भी मंडरा रहा संकट, ये बड़ा सवाल है। क्या झारखंड सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाए भाजपा नेताओं पर आरोप? जेएमएम ने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिए हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाजपा के तमाम जो लीडर्स हैं वो वहां पर एक्टिव है, उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर आरोप है, और हेमंत सोरेन पर लगे रेप के आरोपों को फिर दिया जा रहा टूल। वहां पर हेमंत सोरेन पर जो रेप के आरोप लगे थे उसको फिर से वहां पर हवा दी जा रही है। अब ये हवा, ये टूल आखिर कैसे उसको दिया जा रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या हो सकती है या फिर मंशा क्या हो सकती है बीजेपी की, वो भी आपको समझना होगा। दरअसल 2013 में मुंबई की एक मॉडल ने हेमंत पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आपको याद होगा ये इंसिडेंट, जब 2013 में मुंबई की एक मॉडल, मुंबई से एक मॉडल थी जिसने हेमंत पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता मॉडल ने शिकायत वापस ले ली थी। हालांकि जब बाद में इस खबर ने काफी तूल पकड़ा, उसके बाद मॉडल सामने आती है, शिकायतकर्ता जो मॉडल थी उसने शिकायत को वापस ली। अब मॉडल ने भाजपा के कुछ नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगा दिया है। अब ऐसे में हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी, अमित शाह से मुलाकात की है, और अब इन मुलाकातों को लेकर सियासी हलकों में लगाए जा रहे कई कयास भी। अब साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि आखिर मुलाकात तो हुई है हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई है दोनों से, लेकिन अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में चर्चा कई इस बात को लेकर, इस मुलाकात को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर असल में वजह क्या हो सकती है। और इसीलिए भी ये खबर इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि झारखंड सरकार में संकट मंडरा रहा है क्या, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर, मंथन का दौर चल रहा है, जहां पर एकदम शांति थी, सन्नाटा था झारखंड सरकार में, वहां पर अचानक से एक तूफान आने से पहले की आहट सुनाई दे रही है। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। 2022 में चुनाव होने हैं यूपी विधानसभा के, उसको लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, बैठकें लेंगे, उसी तैयारियों के मद्देनजर फीडबैक अधिकारियों से लेंगे। वाराणसी में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी होनी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, जो वाराणसी पहुंचे वहां पर उनका स्वागत सम्मान किया गया। वाराणसी में जेपी नड्डा हैं। अब लगातार 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टियां अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी हैं। जो प्रचार प्रसार का दौर है वो भी युद्ध स्तर पर अलग अलग राज्यों में हो ही रहा है, जहां पर विधानसभा के चुनाव 2021 में होने हैं। लेकिन 2022 की तैयारी किस तरीके से बीजेपी कर रही है वो तस्वीरें आप देखिए। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जब वाराणसी पहुंचे, वहां पर तमाम बीजेपी के लीडर्स जिन्होंने उनका स्वागत किया, खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मंच पर दिखाई दिए, उनके साथ उनकी मौजूदगी है। और लगातार बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए अभी से ही पुरजोर कोशिश कर रही है। यूपी में बीजेपी की सरकार, और एक बार फिर से 2022 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे बीजेपी की वापसी होगी, ये बीजेपी लगातार कह रही है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। वाराणसी में जेपी नड्डा, अब ये सिर्फ बीजेपी की तैयारी नहीं है बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी वहां पर किस तरीके से तैयारी की जा रही है चुनाव को लेकर, वो भी आप समझिए। प्रियंका गांधी वाड्रा का डेरा ही यूपी में है, लगातार एक के बाद एक महापंचायतें भी वो कर रही हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित भी करती हुई अभी से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान सभाएं और साफ तौर से जो सभाएं किसानों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। बीजेपी यही कह रही है कि किसानों के जरिए ये चुनाव में अपनी पैठ जमाने की एक कोशिश है जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन उसके इतर बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जब वहाँ पर पहुंचे हैं तो किस तरीके से अब बैठकों का दौर चलता है, अधिकारियों से किस तरीके से वो बातचीत भी करते हैं, बीजेपी के
तमाम लीडर्स जो है उनसे किस तरीके से बातचीत होती है चुनाव के मद्देनजर, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। 2022 चुनाव में जीत का दावा बीजेपी का है और जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक के बाद एक आप देखेंगे कि तमाम बड़े चेहरे दिखाई देंगे। इसके बाद अब क्योंकि पहले बड़ी चुनौती ये है कि जहां पर भी अभी चुनाव होने हैं कि 2021 में चुनाव होने हैं, पहले वहां खासतौर से फोकस और उसके बाद नजर यूपी विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हुई है, जिसकी तैयारी जेपी नड्डा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले अलग अलग हिस्सों में 5 राज्य जहां पर चुनाव अभी होने हैं वहां पर भी एक के बाद एक बड़े लीडर्स बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नजर यूपी पर और इसीलिए भी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब मंथन करेंगे, बैठकों का दौर भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, पुडुचेरी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। चुनाव को लेकर प्रचार अभियान के तहत पहुंचे शाह। अभियान तक वहां पर जो चल रहे हैं तमाम अभियान भी चल रहे हैं, प्रचार अभियान उसी को आगे बढ़ाएंगे पुडुचेरी में गृह मंत्री अमित शाह। और चुनावी शंखनाद हो चुका है, आप देखिए, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी चुनाव होने हैं, केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, वहाँ पर अभी हालिया कांग्रेस की सरकार गिरी और किस तरीके से संकट वहाँ पर खड़ा हुआ। उसके बाद चूंकि अब चुनाव भी होने हैं, ऐसे में पूरी कोशिश बीजेपी की ये है कि वहाँ पर बीजेपी सत्ता में विराजमान हो और इसीलिए खुद कमान संभाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस है, दोनों के बीच में मुकाबला वहां पर होगा, इसीलिए भी तैयारी अपने शबाब पर है, वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर अलग अलग पार्टियों की तरफ से हो। अब जब जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे चुनाव को लेकर प्रचार अभियान और उसी को धार देते हुए चुनावी अभियान को किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री धार दे रहे हैं वो आप समझिए। अलग अलग हिस्से, 5 राज्य, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और इसके बाद पुडुचेरी और साथ ही तमिलनाडु, जहां पर भी चुनाव होने हैं वहां पर खासतौर से नजर है, निगाहें हैं। अलग अलग जगहों पर लगातार जा भी रहे हैं, जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। और पुडुचेरी जब पहुंचे तो वहां की तस्वीरें, बेतहाशा भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी हुए हैं यहाँ पर। और ये कोशिश भी थी कि भीड़ जुटाई जाए, बेतहाशा लोगों की भीड़ होगी तो एक संकेत भी जाएगा, एक मैसेज भी जाएगा कि देखिए परिवर्तन की बयार बह रही है। उसी परिवर्तन को लेकर इतनी भीड़ जुटी है, ये बार बार बीजेपी कहती भी है। अलग अलग हिस्से जहाँ पर भी जनसभाएं होती है वहाँ पर जब भीड़ जुटती है तो साफ तौर से कहा यही जाता है कि भीड़ इसलिए भी यहाँ पर जुटी है क्योंकि यहाँ के लोगों को परिवर्तन चाहिए। जहाँ जहाँ चुनाव होने वहाँ पर सिर्फ एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, बाकी अलग अलग राज्यों में वापसी की दरकार बीजेपी को है। आगे बढ़ते दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है। चार्टर विमान में लुटासरा के किस्से कहानियां। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट ये है। चार्टर विमान में लुटासरा के किस्से कहानियां। जयपुर एयरपोर्ट से उदयपुर और उदयपुर से दिल्ली जाते समय चार्टर विमान में लुटासरा ने सुनाए पुराने किस्से और कहानियां भी। कई वर्ष पहले लुटासरा के राजनीति में प्रवेश करते समय के सुनाए किस्से और कहानियां खुद लुटासरा साहब ने। सचमुच इस सारे माहौल में आज लुटासरा भी रहे एक फील गुड फैक्टर और साथ ही जो पूरा माहौल रहा उसमें फील गुड फैक्टर लुटासरा भी रहे हैं। इसलिए भी हम कह रहे हैं उन्होंने अपने शुरुआती दौर की किस्से कहानियां सुनाई हैं और साथ ही उन किस्से कहानियों को सुनने के बाद ये खबर भी बेहद दिलचस्प हो जाती है कि आखिर अब उनके शुरुआती दौर में जो रहा है या फिर जो संघर्ष उन्होंने किया उसको लेकर भी बातें उनकी तरफ से कही गई। चार्टर विमान में लुटासरा जब आगे बढ़ रहे थे तो फिर किस्से कहानियां उन्होंने अपने शुरुआती दौर की सुनाई। जयपुर एयरपोर्ट से उदयपुर और उदयपुर से दिल्ली जाते समय विमान में ही खबर ये कि अपने पुरानी कहानियां उन्होंने सुनाई और कई वर्ष पहले लुटासरा की राजनीति में प्रवेश करते वक्त जो भी उन्होंने देखा या फिर जो उस वक्त हुआ उसी को लेकर कहानियां सुनाते हुए लुटासरा साहब दिखाई दिए। और साफ तौर से इसलिए कहा जा रहा है कि सचमुच इस सारे माहौल में जो भी माहौल कल रहा, किसान महापंचायत भी और साथ ही मातृकुंडिया की तस्वीर भी आपने देखी, वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे भी हुए थे। और साफ तौर से एक बहुत बड़ी चुनौती भी इस वक्त है किसान आंदोलन के जरिए अलग अलग राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं कांग्रेस की कोशिश ये है कि वहाँ पर फायदा हो, लेकिन उसके इतर ये खबर बेहद रोचक हो जाती है जब चार्टर विमान में लुटासरा किस्से कहानियाँ सुनाते हुए दिखाई दिए और फील गुड फैक्टर लुटासरा साहब रहे, ये हम इसीलिए कह रहे हैं। और साथ ही इसी के साथ ही आगे बढ़ते दिल्ली से अदिति नागर की दूसरी रिपोर्ट है। गहलोत ने पायलट को दिया एक और जेस्चर। जी हाँ, दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। गहलोत ने पायलट को दिया एक और जेस्चर। उदयपुर एयरपोर्ट से चार्टर विमान में दिल्ली जाते समय सदाशयता दिखाई। पहले पायलट ने उदयपुर से दिल्ली जाने के लिए बुक किया था रेगुलर
फ्लाइट में अपना टिकट, और जब गहलोत को लगी इसकी जानकारी तो उन्होंने पायलट का टिकट करवाया कैंसिल और अपने साथ ही चार्टर विमान में लेकर दिल्ली पहुंचे। वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी थी। और एक ही दिन में 3 बड़ी घटनाओं से गहलोत और पायलट निश्चित तौर पर आए होंगे एक दूसरे के करीब। अब कहा जा रहा है कि एक दिन में जो घटनाएं हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, उससे कहीं ना कहीं पायलट और गहलोत निश्चित तौर पर एक दूसरे के करीब भी आए होंगे, चर्चाएं भी हुई होंगी अलग अलग मसलों को लेकर, क्योंकि आखिर हम सब हैं इंसान, और इंसान जीता और मरता है इन्हीं भावनाओं से ही। और अब जयपुर और दिल्ली में कांग्रेस की लौटती इस पुरानी एकता को देख सभी के चेहरे पर मुस्कान है। अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो दिल्ली से भले ही सामने आई हो या फिर अलग अलग जगहों से कल के दिन में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उससे साफ तौर से कहा यही जा रहा है कि ये सुकून देने वाली तस्वीरें थी। यकीन मानिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए भी, राजस्थान कांग्रेस के लिए, अलकमान के लिए भी और राजस्थान के लोगों के लिए भी, क्योंकि राजनीतिक उठापटक जब भी होती है तो इसका खामियाजा हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। और इसीलिए भी कह रहे हैं कि अगर सरकार में सब कुछ ठीक चलेगा या फिर अंदर खाने सब कुछ ठीक होगा, कांग्रेस के भी सरकार के भी, तो जाहिर सी बात है कि सुकून देने वाली तस्वीर वो सभी के लिए होगी, ना सिर्फ कांग्रेस खेलने के लिए बल्कि आम लोगों के लिए। दिल्ली से अदिति नागर की दूसरी रिपोर्ट है, गहलोत का एक और बड़प्पन। जी हाँ, दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गहलोत का एक और बड़प्पन, उदयपुर एयरपोर्ट पर पायलट के प्रति दिखाया बड़प्पन और वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद सीटों के उम्मीदवार मिले एयरपोर्ट पर गहलोत से। जहाँ पर भी चुनाव होने हैं, वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद, वहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहाँ के जो सीटों के उम्मीदवार थे वो एयरपोर्ट पर गहलोत से मिले। उसी समय गहलोत ने पायलट को भी वहाँ पर बुलवा लिया। अब ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है बार बार, क्योंकि कल के दिन में जो इंसिडेंट हुए या फिर लगातार एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाक्रम जो निकलकर सामने आ रहे हैं, साफ तौर से उसको एक मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जो उम्मीदवार आए थे उनसे मिले गहलोत, और न सिर्फ खुद मिले बल्कि पायलट को भी उन्होंने बुलवा लिया। और वहीं इस प्रकार पायलट के सामने ही उन उम्मीदवारों से गहलोत ने चर्चा भी की। अब किस तरीके से तैयारी वहाँ पर चल रही है या फिर विधानसभा उपचुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है, तमाम जो भी चर्चाएं रही होंगी वो गहलोत की पायलट के सामने ही चर्चा उन्होंने की। वहीं मौजूद एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की, कहा अब सचमुच पिघलने लगी है बर्फ। और वहाँ पर जो कांग्रेस का खुद एक लीडर बताया जा रहा है, सीनियर लीडर, उन्होंने साफ तौर से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब सचमुच ये दिख रहा है, ये लग रहा है कि जो बर्फ जमी थी वो पिघलने लगी है। दिल्ली से ही अदिति नागर की रिपोर्ट है। अब दुख भरे दिन बीत रहे भैया, सुख के दिन आने वाले हैं। अब माकन के सिर बंधा कांग्रेस की एकता का सेहरा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब दुख भरे जो दिन थे वो बीत रहे हैं, सुख के दिन आने वाले हैं। राजस्थान कांग्रेस के लिए वो सुख वाले चेहरे दिखाई दे रहे हैं या फिर तो सुकून देने वाले चेहरे दिखाई दे रहे हैं। माकन के सिर कांग्रेस की एकता का सेहरा बंधा, डूंगरगढ़ और मातृकुंडिया में बंधा कांग्रेस की एकता का सेहरा। एक ही मंच पर गहलोत, पायलट, माकन और डोटासरा सभी दिखे, सभी एक मंच पर बैठे हुए दिखाई दिए, जो कांग्रेस के लिए भी राहत वाली खबर है। राजस्थान कांग्रेस, साथ ही अलकमान के लिए भी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के भीतर एकता को लेकर कई सवाल वक्त वक्त पर खड़े होते हैं, जिसको दूर करने का जो जिम्मा है वो अजय माकन के सिर पर है। और इसीलिए भी कह रहे हैं कि जो एकता की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, अब उसका क्रेडिट भी सिर्फ और सिर्फ अजय माकन को ही जाएगा। इस सारे घटनाक्रम के दौरान गहलोत ने पायलट के प्रति बड़प्पन दिखाया। दूसरी ओर पायलट भी कहाँ चूकने वाले थे, उन्होंने गहलोत के सामने ही उठा दिया हेलीकॉप्टर में गहलोत के पीएसओ के नहीं जाने का मुद्दा। और पहले थी हेलीकॉप्टर में पीएसओ समेत 4 लोगों के बैठने की चर्चा, लेकिन बाद में गहलोत की सहमति से पीएसओ को ड्रॉप कर पायलट को साथ ले जाने का फैसला हुआ। जब माकन ने पायलट को दी थी पीएसओ प्रकरण की जानकारी, तो पायलट ने कहा था माकन से कि मेरे प्लेन में रहते हुए गहलोत साहब को कहा जरूरत है पीएसओ अर्थात उत्तराधिकारी की। और इसके बाद पायलट की बात सुनकर मुस्कुरा दिए माकन भी। लेकिन सुबह सांगानेर एयरपोर्ट पर चारों नेताओं के बीच हुई आधे घंटे की गपशप के दौरान पायलट ने फिर कहा कि मेरे रहते हुए गहलोत साहब को नहीं किसी सुरक्षा अधिकारी की जरूरत। और पायलट की ये बात सुन गहलोत भावुक हुए और उन्होंने मुस्कुराकर देखा पायलट की तरफ। बाद में वहां मौजूद सभी लोगों ने की पायलट की इस जेस्चर की तारीफ। दोपहर 12:40 पर चार्टर विमान की उड़ान भरते ही माकन ने अपने मोबाइल से चारों की एक तस्वीर खींच उसे ट्वीट कर दिया, जो चर्चा का विषय भी रही। और इस प्रकार सभी कांग्रेस नेताओं को एक ही मंच पर लाने की प्रक्रिया का प्रथम चरण आज पूरा हो गया, यानी कि कल पूरा हो गया।
दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है, सोनिया और गहलोत के बीच महत्वपूर्ण चर्चा। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट है, सोनिया और गहलोत के बीच महत्वपूर्ण चर्चा। दोनों के बीच लगभग आधा घंटे हुई चर्चा। सोनिया गहलोत के बीच लंबी चर्चा चली, ये कहा जा रहा है। दिल्ली से ये रिपोर्ट है और दोनों के बीच में लगभग आधा घंटे की चर्चा हुई है। राजस्थान की राजनीति से लेकर कांग्रेस के G23 ग्रुप के काम के बारे में चर्चा होने की खबर है। अब राजस्थान में जो सियासी हालात इस वक्त बने हुए हैं या फिर राजनीतिक घटनाक्रम जो भी हो रहा है उसको लेकर भी चर्चा। उसके अलावा कांग्रेस के G23 यानी कि G23 जो ग्रुप है उसमें जो सदस्य हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उनके बारे में चर्चा होने की खबर है। और श्री डूंगरगढ़ मातृकुंडिया के रैलियों में उमड़ी भीड़ की जानकारी सोनिया को गहलोत ने दी। दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत, पवन बंसल ने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली में ही सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की मौजूदगी है और दिल्ली दौरे पर गहलोत, वहां पर पवन बंसल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। रणदीप सुरजेवाला के यहाँ शादी समारोह में करेंगे शिरकत। रणदीप सुरजेवाला के बेटे का विवाह समारोह है और गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट पहुंचे समारोह में। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सभी पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के दिल्ली में मौजूदगी उनकी है। खुद सूबे के मुखिया भी वहीं पर मौजूद है। पवन बंसल ने उनसे मुलाकात की। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।